गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थोड़ी देर में मंगवा दूंगी मैं आपसे। बस कैसे हो बेटे? अच्छा, ये आपका प्रथम विश्व युद्ध चला हुआ था ना? युद्ध की घटनाएं आज हम करेंगे। युद्ध के प्रभाव, ठीक है? कि युद्ध के प्रभाव, कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े थे। जो प्रथम विश्व युद्ध है वो कितने दिन तक चला था, पता है किसी को? हाँ, ये तो सही है, बट उसमें कितने साल लगे थे, कितने महीने लगे थे, कितने दिन लगे थे, है किसी को पता? नहीं पता किसी को भी? बेटा, जो अपना प्रथम विश्व युद्ध है उसमें 4 वर्ष लगे थे, 3 महीने और 11 दिन। इसमें विश्व के 36 राज्यों के लगभग 6 करोड़ 40 लाख सैनिकों ने भाग लिया था। ऐसा विनाशकारी युद्ध मानव इतिहास में पहले कभी नहीं लड़ा गया था और युद्धरत राष्ट्रों के लिए यह एक पूर्ण युद्ध था। इन राष्ट्रों को अपनी अर्थव्यवस्था को व्यापक स्तर पर युद्धोन्मुख बनाना पड़ा था। प्रत्येक आर्थिक गतिविधियां युद्ध की जरूरतों के अनुरूप निर्धारित करनी पड़ी थी। दूसरा यह है कि युद्ध सैनिक मोर्चों तक सीमित नहीं था। जनसामान्य बीच में बराबर पीड़ित हुआ था। उसने युद्ध से पनपी जो आर्थिक मुसीबतों को भी झेला और भूखमरी का भी वो शिकार हो गया था। युद्ध के दौरान जो बर्मा है और जो धमाकेदार शहरों में, कुछ बर्मा जैसे शहरों में कुछ धमाके हुए थे जिन्हें बाद में बहुत लोग घायल भी हुए थे और मरे भी थे जिनसे। ऐसे ही महासमर के परिणाम बहुत प्रभावशाली रहे। युद्धरत राष्ट्रों को तो इस युद्ध ने व्यापक स्तर पर प्रभावित किया ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके प्रभाव बहुत कम महत्वपूर्ण नहीं रहे थे। फर्स्ट है इसमें जनशक्ति का विनाश, कि युद्ध सदा मानव जाति के लिए विनाशकारी और घातक ही साबित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की विनाश लीला का इस तथ्य से सहज अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि युद्ध की जो अवधि है उसमें 7,000 व्यक्ति प्रतिदिन मारे गए थे। लगभग 80 लाख व्यक्ति मौत के ग्रास बन गए थे। घायलों की संख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा थी। दोनों ओर से लगभग 6 करोड़ 40 लाख लोगों ने सैन्य गतिविधियों में भाग लिया था, जिनमें से 40% के आसपास लोग मारे गए थे। इसमें सैनिक ही नहीं बल्कि आम जनता भी युद्ध में हताहत हुई, और क्योंकि इसमें नवीनतम विनाशकारी शस्त्रों का प्रयोग किया गया था, टैंकों, हवाई जहाजों का, पनडुब्बियों का। रात के अंधेरे में शहरों में बमबारी मैंने बात हो गई थी। और इसके बाद जो रूस है, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड का नंबर आ गया था और जनसंख्या के अनुपात में फ्रांस को सर्वाधिक जान और माल की हानि हुई थी। वास्तव में जो नर हत्या की ऐसी भीषण घटना विश्व इतिहास में इससे पूर्व कभी नहीं घटी थी। सेकंड पॉइंट है आपका धन व संपत्ति की बर्बादी, कि इस प्रलयकारी युद्ध में जन विनाश की तरह अर्थ विनाश भी चौंकाने वाला था। एक लिप्सन है राइटर, उसने कहा था कि युद्ध पर खुले हाथों से लुटाया गया धन खगोलीय साम्य प्राप्त कर चुका था।
कि युद्ध के जो प्रारंभिक दिनों में औसतन सैनिक खर्च 3.5 करोड़ रुपए प्रति घंटा था और अमेरिकन फेडरल रिजर्व बोर्ड के एक अनुमान के अनुसार युद्धरत राष्ट्रों का संयुक्त मार्च 19 जो संयुक्त राशि थी वो 31 मई 1918 तक 35,000 मिलियन पाउंड हो चुका था। जो युद्ध है वो खत्म होते होते 40,000 मिलियन पाउंड तक पहुंच गया था। मार्च 1915 ईस्वी में इंग्लैंड का दैनिक खर्च औसतन 15 लाख पाउंड तक था, जो बढ़कर 1915 और 16 ईस्वी में 40 लाख, 1916 और 17 ईस्वी में 55 लाख तथा वर्ष 1917 और 18 में 65 लाख पाउंड तक चला गया। युद्ध से हुई आर्थिक विनाश का अनुमान धन खर्च के इन आंकड़ों से नहीं आंका जा सकता। यह तो प्रत्यक्ष खर्च था। परोक्ष क्षति का ठीक ठीक अनुमान लगाना तो असंभव था। इसमें गांव और शहर तबाह हो गए थे, लोगों के घर, मकान, दफ्तर, फैक्ट्रियां नष्ट हो गई, जिसकी क्षति पूर्ति करना संभव नहीं था। थर्ड है आपका मुद्रा प्रसार, कि युद्ध में हुए असाधारण खर्च को पूरा करने के लिए युद्ध में सम्मिलित राष्ट्रों को ऋण लेने के लिए विवश होना पड़ा था। यह ऋण या तो दूसरे देशों से लिया गया था, फिर अपने देश के धनपतियों से लेना पड़ा। युद्ध में सम्मिलित प्रमुख राष्ट्रों का जो सार्वजनिक ऋण है वो आपका 1914 ईस्वी में 8,000 करोड़ था और 1918 ईस्वी में 40,000 करोड़ तक पहुंच गया था। अर्थात मतलब इन देशों के जो सार्वजनिक ऋण में 5 गुना वृद्धि हुई थी और ऋणों को वापस लौटाने तथा अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए लोगों पर भारी कर लगाए गए। साथ ही व्यापक स्तर पर कागजी मुद्रा जारी करनी पड़ी और इन दोनों कदमों से लोग त्राही त्राही कर उठे थे, क्योंकि मुद्रा प्रसार ने लोगों की बचत को समाप्त कर दिया था और वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। इससे यूरोप के अधिकांश देश आर्थिक संकट में फंस गए थे। आपका फोर्थ पॉइंट है बेटे कि व्यापार पर प्रभाव क्या पड़ा था प्रथम विश्व युद्ध का, कि जो महायुद्ध का विदेशी व्यापार पर प्रभाव सभी देशों पर एक समान नहीं था। विश्व युद्ध में सम्मिलित यूरोपीय देशों में निश्चय ही व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों पर युद्ध का प्रतिकूल प्रभाव था। इनका निर्यात लगभग खत्म हो गया था और अस्त्र शस्त्र, अन्य युद्ध सामग्री तथा खाद्य सामग्री का व्यापक स्तर पर आयात करना पड़ा। विशेषतः इस परिस्थिति का लाभ अमेरिका व जापान जैसे देशों ने उठाया था और उल्लेखनीय है कि जो अमेरिका का विदेशी व्यापार सन 1925 तक युद्ध से पूर्व की अपेक्षा 2 गुना हो गया था और युद्ध से पहले अमेरिका एक कर्जदार देश था और युद्ध के बाद वह विश्व का एक प्रमुख साहूकार देश बन गया था। वास्तव में इस युद्ध से अमेरिका को एक सैनिक और आर्थिक ताकत के रूप में उभरने का मौका मिल गया था। फिफ्थ पॉइंट है आपका श्रमिक आंदोलनों में वृद्धि, कि 19वीं शताब्दी में औद्योगिक विकास के फलस्वरूप 2 नई सामाजिक श्रेणियां पूंजीपति और श्रमिक पैदा हुई। पूंजीपति साधनों का मालिक था तो श्रमिक मशीनों पर काम करता था और अपनी श्रम शक्ति बेचता था। पूंजीपति अथवा उद्योगपति कम से कम मजदूरी पर अधिक से अधिक काम लेने की कोशिश करता था, परंतु इस प्रवृत्ति के कारण श्रमिकों में चेतना आनी शुरू हो गई और वे संगठित होकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्योंकि अधिक उत्पादन की जरूरत पड़ी तो मजदूरों से भी अधिक काम लिया गया, उनका और अधिक शोषण हुआ, फलतः उनके आंदोलनों में वृद्धि हुई और पर्याप्त वेतन, कार्य करने के घंटों में कमी, रहन सहन के स्तर में उन्नति, आराम का प्रबंध, व्यवसाय के संचालन में भागीदारी प्राप्त करने की मांगे की जाने लगी थी। विश्व युद्ध समाप्ति के बाद श्रमिक वर्ग को छंटनी का सामना करना पड़ा और युद्ध के लिए सामान तैयार करने वाले अनेक कारखाने बंद हो गए और उनके श्रमिक बेरोजगार हो गए। ऐसी स्थिति में श्रमिक दलों के राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि और अनेक देशों में समाजवादी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। 6 पॉइंट आपका सर्वसत्तावाद का उदय, कि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद सर्वसत्तावादी आंदोलनों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद एक ऐसे ही आंदोलन थे। ऐसे आंदोलनों का जो उद्देश्य था वो समस्त विरोधियों को समाप्त करके एक और दल और उसके नेता की तानाशाही स्थापित करना था। ऐसी व्यवस्था में निजी स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक विचारों के लिए कोई स्थान नहीं था और अपने अधिनायक के आदेश जैसी मानव स्वतंत्रता विरोधी विचारधारा के उदय के लिए भी प्रथम विश्व युद्ध ही उत्तरदायी था।
इसमें जो प्रमुख दो कारण थे, पहला यह था कि यह उग्र विचारधारा मुख्यतः उन देशों में पैदा हुई जो या तो युद्ध में हार गए थे, जैसे कि जर्मनी, या फिर जिनकी महत्वाकांक्षा युद्ध से पूरी नहीं हुई थी, इसमें था जैसे कि इटली। दूसरा विश्व युद्ध के फलस्वरूप आर्थिक संकट ने ऐसे आंदोलनों को पनपने के लिए जमीन तैयार की और बढ़ती हुई बेरोजगारी है, महंगाई, अव्यवस्था में लोगों को झूठे आश्वासन देकर और विरोधियों का शक्ति के बल पर दमन करके तथा सामंती व पूंजीपति वर्ग का समर्थन प्राप्त करके मुसोलिनी और हिटलर जैसे तानाशाहों ने सर्वाधिकारपूर्ण राज्य स्थापित करने का प्रयास किया था। उपनिवेश प्राप्ति के लिए पुनः प्रतिस्पर्धा और संघर्ष शुरू किया और अंततः विश्व को फिर महाविनाशक युद्ध में धकेल दिया था। सेवंथ पॉइंट आपका रूसी क्रांति 1917 ईस्वी की। जो 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का भी जो तत्कालीन कारण था वो था प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां कि जो रूस की जनता की भावनाओं के विरुद्ध अगस्त 1914 में जार ने रूस को युद्ध में धकेल दिया था और रूसी सेना को युद्ध के मोर्चे पर प्रारंभ में तो कुछ सफलता मिली, परंतु बाद में लगातार पराजित होना पड़ा था। इससे जनता में असंतोष पैदा हो गया और युद्ध रूस के लिए त्रासदीपूर्ण सिद्ध हुआ। लगभग 1 करोड़ 20 लाख सैनिक युद्ध मोर्चे पर लड़ने के लिए गए और जिनमें से लगभग 17 लाख सैनिक मारे गए, लगभग 50 लाख घायल हुए और तकरीबन 25 लाख का कोई पता नहीं चल सका। युद्ध मोर्चे पर ही नहीं बल्कि देश की आंतरिक स्थिति भी युद्ध के कारण शोचनीय हो गई थी और जो आवश्यक खाद्य सामग्रियां थी देश में कमी पैदा हो गई उनकी, और रूस में कीमतें 1914 की तुलना में 700 गुना बढ़ गई थी। और जो ये परिस्थितियां बनी हुई थी और रूस की जो राजधानी है पेट्रोग्राद में श्रमिकों ने सड़कों पर रोटी के नारे लगाते हुए लूट मार शुरू कर दी और रोटी दो के साथ अत्याचारी शासन का नाश हो, नारों के साथ क्रांति की आग फैलती चली गई थी। 8th पॉइंट आपका अंतरराष्ट्रीयतावाद का विकास कि आज का जो युग है वो वैश्वीकरण का युग है। अंतरराष्ट्रीय जो शांति है, सहयोग एवं विकास है वो विश्व जनमत का प्रमुख नारा है कि अंतरराष्ट्रीयतावाद की यह सशक्त भावना एक साथ रातों रात पैदा नहीं हुई बल्कि कई भीषण विनाशकारी दुष्परिणामों को झेलने के बाद मानव जाति ने अपनाई है। इस संदर्भ में पहला सर्वाधिक विनाशकारी युद्ध प्रथम विश्व युद्ध था जिसमें विश्व के अन्य देशों के में जो नर हत्या का तांडव हुआ, मानवता और मानव मूल्य बुला दिए गए। इसकी समाप्ति पर विश्व में फिर ऐसा महाविनाश न हो, शांति कायम रहे जैसे उद्देश्यों को लेकर राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यद्यपि यह अपने उद्देश्यों में सफल तो नहीं हो सका परंतु इसने अंतरराष्ट्रीयवाद की भावना को प्रोत्साहन अवश्य किया। दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व तक यह विश्व संस्था देशों की परस्पर समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करती रही। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना भी अंतरराष्ट्रीयता की भावना से ही प्रेरित होकर की गई थी। नेक्स्ट आपका सैनिकवाद व उपनिवेशवाद को बढ़ावा कि युद्ध के बाद की गई संधियों में निःशस्त्रीकरण की जो बातें कही गई लेकिन सैन्य शक्ति हारे हुए देशों की ही कमी की गई थी। मित्र राष्ट्रों ने अपनी जो सैन्य शक्ति को कम नहीं किया। फ्रांस, इंग्लैंड व बेल्जियम ने अपनी सारी शक्ति सेना व साम्राज्य के प्रसार में लगा दी थी। 1922 ईस्वी तक फ्रांस यूरोप का सबसे अधिक सैनिक शक्ति वाला राज्य बन गया था। उसके पास 7,70,000 से भी अधिक सैनिक थे। उसकी जो सैन्य वृद्धि पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं था और पूर्व में जापान में सैन्यवाद शिखर पर पहुंच गया था। अन्य देश भी इसी प्रकार अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाते रहे और परिणाम क्या हुआ कि जो उपनिवेशवाद की जो होड़ है वह पुनः प्रारंभ हो गई थी। और फ्रांस ने भी अल्सेस व लोरेन के जो प्रदेश थे वो साथ साथ राइन नदी के पश्चिमी जर्मनी प्रदेश पर अधिकार कर लिया और जर्मनी के अफ्रीकी उपनिवेशों पर फ्रांस व इंग्लैंड ने अधिकार स्थापित कर लिया था। बेल्जियम भी क्या था कि बेल्जियम भी उपनिवेश स्थापित करने में पीछे नहीं रहा और इटली भी अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने की इच्छा रखता था और जिन देशों के पास साम्राज्य व उपनिवेश नहीं थे उन्हें शक्तिहीन माना गया था कि ये तो शक्तिशाली है ही नहीं। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व शक्ति के रूप में उभरना।
कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों को युद्ध में सैनिक सहायता के साथ साथ आर्थिक सहायता प्रदान की, इसलिए विश्व में वह एक प्रतिष्ठित साहूकार समझा जाने लगा था और संसार के बहुत से देश उनके जो कर्जदार हो गए थे। जैसे कि विदेशी व्यापार 1925 ईस्वी युद्ध से पूर्व की अपेक्षा 2 गुना हो गया था। यह पहला मौका था कि जब अमेरिका ने यूरोप के मामलों में हस्तक्षेप किया था और संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ दिया और केंद्रीय शक्तियों को परास्त करके अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया। यह सत्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना, लेकिन उसकी स्थापना में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे अधिक सहयोग था और संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य न होते हुए भी अन्य राजनीतिक संगठनों व आयोगों में अपने सदस्य भेजता रहा और विश्व राजनीति को प्रभावित करता रहा। निसंदेह अमेरिका को एक विश्व शक्ति के रूप में उभरने का अवसर इस महायुद्ध से मिला था। नेक्स्ट आपका बेटा कि लोकतंत्रीय व्यवस्था का प्रसार किस तरह से हुआ। लोकतंत्र का प्रसार कि जो 19वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक देशों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ था, राष्ट्र राज्य बन गए थे और उनमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई थी, लेकिन बहुत सारे देशों में अब भी राजतंत्र की जो व्यवस्था है वो चल रही थी। रूस जैसे देशों में तो राजतंत्र स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश था। प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस व तुर्की इत्यादि देशों में राजाओं का राज सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। इनमें लोकतंत्रीय सरकारें बनी। इसके अतिरिक्त पूर्वी यूरोप में फिनलैंड है, यूक्रेनिया है, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है और इसमें लेटविया भी है। इन सभी जो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्रीयता के आधार पर की गई थी और इन देशों में भी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई थी। इस प्रकार से युद्ध के बाद राष्ट्रवाद पर आधारित लोकतंत्रीय व्यवस्था का विभिन्न देशों में प्रसार हुआ और यद्यपि बाद में कई देशों में नई तरह की तानाशाही ने जन्म अवश्य लिया था, परंतु राजतंत्र की तरफ विश्व वापस नहीं गया। नेक्स्ट है बेटा और ये आपका लास्ट है कि कला एवं संस्कृति को क्षति कैसे हुई, हानि कैसे हुई वो कला को या संस्कृति को। कि जो कला व संस्कृति का विकास है वो शांति काल में होता है, ठीक है, और युद्ध सदा ही विनाशक होता है जिसमें संवेदना और सृजनशीलता को दबा दिया जाता है। आपका जो शिक्षा साहित्य है संस्कृति है उसको अपार क्षति पहुंची प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध में सम्मिलित देशों में ऐसा सभी में हुआ था। किन देशों में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। विद्यार्थी है जो वो शिक्षण संस्थाओं में पहुंचने की अपेक्षा युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए विवश हुए। बहुत से शिक्षकों को भी पुस्तकें छोड़कर बंदूकें उठानी पड़ी थी और जो युद्ध खर्च है वो बढ़ जाने के कारण इन देशों की जो सरकारों ने शिक्षा पर होने वाले व्यय को वो कम कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप कई विश्वविद्यालय और महाविद्यालय भी बंद हो गए, जिससे विज्ञान के क्षेत्र में भी आविष्कार मुख्यतः युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही किए गए और जनसाधारण की जो सामान्य जरूरतें हैं वो केंद्र बिंदु नहीं थी। ये थे इसके परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के। किसी को कोई डाउट है? किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटे? यस हाँ। सैनिकवाद व उपनिवेशवाद को बढ़ावा कि जो युद्ध के बाद की गई जो संधियों में निशस्त्रीकरण की बातें कही गई थी कि निशस्त्रीकरण होगा, ठीक है, लेकिन जो सैन्य शक्ति हारे हुए देशों की ही कम की गई थी और मित्र राष्ट्रों ने अपनी जो सैन्य शक्ति को कम नहीं किया था, बल्कि फ्रांस है, इंग्लैंड व बेल्जियम ने अपनी सारी शक्ति सेना व साम्राज्य के प्रसार में लगा दी थी। इन तीनों देशों ने, फ्रांस ने, इंग्लैंड ने और बेल्जियम ने। 1922 ईस्वी तक जो फ्रांस है उसका यूरोप का सबसे अधिक सैनिक शक्ति वाला राज्य बन गया था, देश बन गया था और उसके पास 7,70,000 से भी अधिक सैनिक थी। उसकी जो सैन्य वृद्धि थी वो उस पर अंकुश लगाने वाला कोई भी नहीं था कि उस पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि 7,70,000 की जो सेना है वो बहुत ज्यादा तो हो गई थी और जो पूर्व में जापान में सैन्यवाद शिखर पर पहुंचा हुआ था और अन्य देश भी इसी प्रकार अपनी सैनिक शक्ति को
बढ़ाने लगे थे, मतलब उनमें होड़ लगी थी यूरोप के देशों में कि किसके पास सबसे ज्यादा सैनिक शक्ति हो। ठीक है। उपनिवेशवाद क्या था कि उपनिवेशवाद में क्या था कि जो देश अपने से छोटे कमजोर देश पर अपना दायित्व साम लेता था, अपना अधिकार जमा लेता था, तो उसका क्या बन जाता था, उपनिवेश। ठीक है। जैसे कि जर्मनी के अफ्रीकी उपनिवेशों पर फ्रांस व इंग्लैंड ने अधिकार स्थापित कर लिया था। बेल्जियम भी उपनिवेश स्थापित करने में पीछे नहीं था, उसने भी अपना बेल्जियम को ने भी अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया था। जो इटली है उसने अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित किया था। और जो अन्य देश थे जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड ने अमेरिका पर भी किया था। जो इंग्लैंड है उसने इंडिया पर भी किया था उपनिवेश स्थापित। ठीक है बेटे, आया समझ में? और किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके। हाँ जी आरती, आप बोल रहे थे। क्या क्या पूछ रखा है आपका? अच्छा, शांति समझौते वाला पूछ रखा है। बेटे जो आपका मेन है वो बताओ ना मुझे, इस तरह से कैसे? आपका प्रथम विश्व युद्ध है वो आपको उसके रीजन्स भी भूमिका बतानी पड़ेगी, फिर रीजन्स बताने पड़ेंगे, फिर उसकी इवेंट्स बताने पड़ेंगे, उसके बाद उसके इम्पैक्ट बताने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या ने पूछ रखा है वो बताओ। आप मुझे पढ़ के बताओगे? अब क्या मेरे सामने रखा है बेटे वो? बताओ मुझे, पूरा पढ़ के बताओ मुझे आप। कि आपका क्या बना हुआ है, पॉइंट क्या है आपके प्रथम विश्व युद्ध के? हाँ। हम्म। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या शांति समझौते हुए? ठीक है, आपको मिल गए। आपको मिल गए समझौते, आपका है समझौते। सुनिए मेरी बात, जो आपका प्रथम विश्व युद्ध है, ठीक है, इसमें आपके 3 पॉइंट डिवाइड कर रखे हैं, ए बी सी डी। चल ठीक है। इन ए में क्या दे रखा है? अच्छा, बी में? हाँ, सी में? और डी में? आपके पास क्या आया हुआ है ये बताओ मुझे, ए बी आया हुआ है, सी डी है? ठीक है। जो ए और बी है जो बच्चा बनाएगा किसके पास है, ए और बी? ए और बी किसके पास है बेटा प्रथम विश्व युद्ध की? अच्छा, 9 रोल नंबर आरती। ठीक है, आपको इसमें क्या बनाना पड़ेगा, आपको इसके रीजन्स एंड इवेंट्स। ठीक है, प्रभाव बनाएगी ये आरती। और बेटा जो शांति समझौता है वो आपका है पेरिस शांति समझौता, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। और मेरे पास है ये, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा भी है। जो इसमें संधियों की आलोचना हुई थी, जो संधियां हुई थी, इसकी समझौते हुए थे, उसके बाद इसकी आलोचना क्या रही थी, ये सारा मेरे पास है। बहुत ही अच्छा मैटर है। आप कहते हो तो मैं आपको सेंड कर दूंगी इसकी पिक।
ठीक है, यदि आपके पास है तो ये बताओ। अच्छा, ठीक है बेटे, ठीक है बेटे। हाँ जी। हम्म। हाँ, नाटो, NATO। ठीक है बेटे। मिलान एक बुक देखी थी आपने? अच्छा। हम्म। अच्छा। नहीं बेटे, प्रथम विश्व युद्ध यदि पूछ रखा है तो इसके जो भूमिका है, रीजन्स हैं, घटनाएं हैं, इसके इम्पैक्ट हैं, ये आपको सारे बताने पड़ेंगे। इसके बाद आपका जो अलग अलग पूछ रखा है क्या है। ठीक है। ठीक है बेटे, ठीक है, भेज देना मेरे पास, मैं चेक कर लूंगी। हम्म। और किसी को, किसी बच्चे को और कुछ डाउट बेटे? है किसी की कोई क्वेरी? हाँ जी। हम्म। अच्छा अच्छा। ठीक है बेटी, मैं कर दूंगी सेंड। ठीक है। हाँ, जिस जिस बच्चे की जो जो क्वेरी है आप मेरे पास व्हाट्सएप पे लिख के एक पेज पे और सेंड कर देना बेटी। ठीक है। किसका? हम्म। अच्छा, इसका मैटर आपके पास नहीं है। ठीक है बेटे, मैं तभी तो कह रही हूँ जो जिस बच्चे की जो क्वेरी है बेटे, वो सभी अपने एक एक नोटबुक मतलब नोटबुक के पेज पे आप अपना सेंड कर देना मेरे पास ग्रुप में। ठीक है। उन उन बच्चों का मैं मैटर आपके पास पहुंचा दूंगी। ठीक है। हाँ, पर छोटा मत लिखना, सभी बच्चे मुझसे पूछ के ही लिखना। यदि आपको अपना लिखना है असाइनमेंट तो पहले मुझे दिखाओ, उसके बाद ही आप लिखोगे। ठीक है। हम्म। और किसी को और क्वेरी किसी की? है किसी की क्वेरी और बेटे? ओके, ठीक है बेटे, सेकंड क्लास में आए हम। ओके।